नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरियाणा की नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने नई सरकार के लिए सीएम नायब सिंह सैनी समेत कैबिनेट मंत्रियों को बधाई दी। वहीं सीएम धामी ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया स्वागत और अभिनंदन के साथ आभार जताया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरियाणा के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को देवभूमि और अपनी ओर से बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, उसका निश्चित तौर पर हरियाणा को लाभ मिलेगा और जो हरियाणा के लिए केंद्र और राज्य की घोषणा है, धारणा है, वो धरातल पर उतरे। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार के समय में हरियाणा का चौमुखी विकास हुआ है। कल ही हरियाणा के मुख्यमंत्री विधानमंडल दल में नायब सिंह सैनी जी को पुनः विधायक मंडल दल का नेता चुना गया है। मैं देवभूमि की ओर से, अपनी ओर से माननीय नायब सिंह सैनी जी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि हरियाणा का विकास डबल इंजन की सरकार में और चौमुखी विकास हो, ऐसे हम अपेक्षा करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी दिनों के अंदर हरियाणा के बारे में जो सोच केंद्र भी रखता है और राज्य सरकार के रूप में वहां के मुख्यमंत्री जी रखते हैं, वो धरातल में उतरेगा। मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। वहीं राज्य स्थापना दिवस को लेकर धामी सरकार भव्य तरीके से मनाने की पूरी तैयारी में है। इस साल राज्य स्थापना दिवस सप्ताह का आयोजन 6 नवंबर से शुरू हो जाएगा, जो पूरे सप्ताह भर तक चलेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 9 नवंबर की तारीख उत्तराखंड के विकास की तारीख है। लंबे संघर्ष के बाद राज्य प्राप्त हुआ और हर साल उत्साह के साथ राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा शासकीय कार्यों की श्रृंखला तैयार की जाती है और राज्य देना वाला दल भारतीय जनता पार्टी है। लंबे संघर्ष के बाद राज्य प्राप्त हुआ। मातृशक्ति के आंदोलन की परिणति से हमको राज्य मिला है। हर वर्ष उत्साह के साथ राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा भी शासकीय कार्यक्रमों की श्रृंखला तैयार की जाती है और दल के नाते, क्योंकि हम सत्तारूढ़ दल भी है और हर वर्ष राज्य देने वाला दल भी भारतीय जनता पार्टी है। इस राज्य का गठन अटल जी के शासन में हुआ। अटल जी ने निर्माण किया, मोदी जी को संवार रहे हैं, इसलिए हमारे हर्षोल्लास के रूप में दिवस को मनाते हैं। कार्यक्रमों की श्रृंखला पार्टी हर वर्ष जिस रूप में मनाती है, उसको और व्यापक रूप देते हुए हम अपने 9 तारीख के कार्यक्रम को मनाएंगे। वहीं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई लगातार जारी है। देहरादून में कई स्थानों पर अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई हो रही है। एमजीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बिना नक्शा पास कराए और नियमों की अनदेखी करने वालों पर विभागीय कार्रवाई को और ज्यादा सख्त किया जाए। अब एमजीडीए ने अवैध निर्माण को लेकर सख्ती से कदम बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में 25 बीघा भूमि पर की गई प्लॉटिंग पर जेसीबी चलवा दी गई है। अवैध निर्माण पर एमजीडीए की ओर से कार्रवाई करते हुए उसे सील भी किया जा रहा है। जिनके मांचे स्वीकृत हैं और जिसमें बेसमेंट और स्टील पार्किंग स्वीकृत है, वो अपने पार्किंग क्षेत्र का उपयोग जो अन्य कामों के लिए कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे कई कॉम्प्लेक्स को सील भी किया है और कई की पार्किंग हमने दुरुस्त भी कराई है। जो लोग नहीं करेंगे उनके खिलाफ। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अभय कैंतुरा का। अभय, एमजीडीए लगातार अभियान चला रहा है और शहर भर में जितने भी अवैध प्लॉट्स बने हुए हैं उन पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो एक मुहिम छेड़ी है, उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि राज्य में किसी भी प्रकार से अवैध प्लॉटिंग या अवैध जो कब्जे यहाँ पर हो रहे हैं, जमीनों का जो फर्जीवाड़ा यहाँ पर चल रहा है, उस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है और उसके लिए अधिकारियों को तत्परता के साथ यहाँ पर काम करना होगा।
ऐसे में एमडीडीए की तरफ से देहरादून मसूरी विकास के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार इस अभियान में अधिकारियों के द्वारा दबिश देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, छानबीन यहाँ पर की जा रही है और किसी भी प्रकार से जनता की जो शिकायत है उन शिकायतों के आधार पर उस अवैध प्लॉटिंग को समाप्त करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। देहरादून और मसूरी क्षेत्र के बीच में जिस प्रकार से जंगल को काट कर अवैध प्लॉटिंग हो रही है उस पर एमडीडीए को लगातार शिकायतें मिल रही थी और उसी शिकायतों के आधार पर अब इन जिस तरह से आपने कहा कि शिकायतें मिल रही थी, अब एक्शन लेते हुए एमडीडीए काफी ज्यादा जो है सख्त नजर आ रहा है इस मसले को लेकर। अब तक कितने बीघा भूमि को जो है उस पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है? जी बिल्कुल, इसे बीघा नहीं, इसे कहा जा सकता है कि देहरादून में लगभग 100 हेक्टेयर से ज्यादा जमीनों पर से अब तक एमडीडीए अपना अवैध प्लॉटिंग हटा चुका है। लगातार ऐसे अवैध निर्माणों को भी नोटिस देने का काम एमडीडीए की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है, जो मानकों के विपरीत यहाँ पर बनने का काम यहाँ पर हो रहा है और जिसको लेकर जनता की शिकायतें यहाँ पर विभाग के पास आ रही है। एमडीडीए की तरफ से लगातार कोशिश ये की जाती है कि जो जनता की जो शिकायतें हैं, खासकर उन शिकायतों का पहले प्राथमिकता के आधार पर उसका निस्तारण यहाँ पर किया जाए, क्योंकि अवैध प्लॉटिंग तो अलग ये कह सकते हैं कि बड़ा कब्जा यहाँ पर माना जा सकता है, लेकिन निर्माण कार्यों में भी जिस प्रकार से छोटी छोटी गलतियां यहाँ पर हो रही है, जमीनों को कब्जाने का काम जो यहाँ पर किया जाता है छोटी छोटी भूमियों के नाम पर, उसमें भी अवैध प्लॉटिंग हटाने का काम एमडीडीए की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है और लगातार इस तरीके के दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जा रहे हैं और एक कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि कम से कम देहरादून और मसूरी के बीच में एमडीडीए उन सब जो पुरानी जो यहाँ का मूल स्वरूप था उस स्वरूप को वापस लाने का काम यहाँ पर कर सके और जंगलों को भी बचाया जा सके और अवैध प्लॉटिंग का जो खेल यहाँ पर हो रहा है उसको समाप्त किया जा सके, क्योंकि देहरादून में अक्सर जमीनों को लेकर एक सिंडिकेट के नाम पर यहाँ पर जमीनों का अवैध खेल यहाँ पर खेलने का काम शिकायतें यहाँ पर मिलती है और उसी को समाप्त करने का प्रयास एमडीडीए की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है और अभी तक उसमें बड़ी सफलता एमडीडीए को यहाँ पर मिल चुकी है और आने वाले दिनों में भी इस तरीके की जो कार्रवाई होंगी वो कार्रवाई और बिल्कुल अभय, जिस तरह से बिना नक्शा पास कराए कई बार लोग जो है अवैध प्लॉट बना देते हैं, कई बार नियमों की अनदेखी की जाती है। ऐसे में हालांकि एमडीडीए का बड़ा एक्शन हमें दिख जरूर रहा है, लेकिन अगर बात करें लोगों के बीच कैसा रिएक्शन है इस एक्शन को लेकर? बिल्कुल, आम जनता इस समय एमडीडीए के उस कार्य प्रणाली से जो खासतौर अवैध प्लॉटिंग को समाप्त करने का काम यहाँ पर करेगी उस पर जनता खासी खुश नजर यहाँ पर आ रही है। खासतौर पर जो देहरादून के जो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उस पर जिस प्रकार से भू माफिया कब्जा करने की रंजिश यहाँ पर जग रहे थे उसको समाप्त करने का काम जिस प्रकार से यहाँ पर हो रहा है उससे क्षेत्र की जनता काफी खुश नजर आ रही है और लगातार विभाग की जो इस कार्रवाई विभाग की तरफ से की जा रही है उसकी तारीफ करते हुए नजर आ रही है और जनता का भी पूरा सहयोग विभाग को यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि कई जगहों पर इस तरह की शिकायतें आती है कि जहाँ पर अवैध प्लॉटिंग यहाँ पर हुई है वहां पर भू माफियों की तरफ से सुरक्षा के नाम पर लोगों को डराने का काम वहां पर किया जाता था। तो ऐसे में आम जनता भी विभाग के साथ खड़ी नजर आ रही है और ऐसी जो शिकायतें मिल रही है उन शिकायतों के खिलाफ हल्ला बोल रही है और कार्रवाई में पूरी मदद यहाँ पर दे रही है। जी बिल्कुल अभय, क्योंकि ताबड़तोड़ एक्शन एमडीडीए का जरूर देखने को मिल रहा है। 25 बीघा से ज्यादा जमीन पर अब तक बुलडोजर चलाया गया है जहां पर अवैध निर्माण हो रखा था। क्या माना जाए आगे ये अभियान के और तेजी पकड़ेगा और जोर पकड़ेगा? इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि अभी तक सिर्फ एक नोटिस के तहत विभागीय स्तर पर पहले नोटिस देने का काम यहाँ पर किया जाता था और उसके बाद नोटिस का जवाब न आने पर उसकी प्रक्रिया को या ध्वस्तीकरण की जो प्रक्रिया होती है प्लॉटिंग में उसमें काफी लंबा समय जाया यहाँ पर होता था विभाग। लेकिन अब सीधे शिकायत मिलने पर जांच में पुष्टि होते ही उस अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करने का काम विभाग की तरफ से यहाँ पर किया जाता है। यानी ऐसे अवैध कोई भी निर्माण हो, चाहे वो छोटा निर्माण हो या बड़ा निर्माण हो, एमडीडीए का बुलडोजर उस पर चलता हुआ नजर आता है और लगातार कोशिश यही रहती है विभाग की कि जो भी अवैध प्लॉटिंग यहाँ पर हो रही है, भूमि पर कब्जा करने की जो कोशिश यहाँ पर हो रही है उसको समाप्त किया जा सके और उस कब्जे से जनता को यहाँ पर राहत दी जा सके, जिससे ये कहा जा सकता है कि जो अवैध कब्जे यहाँ पर हो रहा है वो समाप्त यहाँ पर हो सके। जी बिल्कुल, यानी मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी अवैध निर्माण को लेकर काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है। ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है और अवैध बने प्लॉट्स पर भी कार्रवाई हो रही है। अबे बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते खबर देहरादून से आप तक पहुंचाते हैं, जहां केदारनाथ यूपी चुनाव के
केदारनाथ उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों की तैयारी तेज हो गई है। बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम का पैनल संसदीय बोर्ड को भेज दिया है। पूर्व विधायक आशा नौटियाल, बीजेपी नेता कुलदीप रावत, पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल और पूर्व विधायक दिवंगत शैलारानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत का नाम पैनल में भेजा गया है। बीजेपी ने पैनल में नए नामों पर क्षेत्रीय, सामाजिक और संगठनात्मक पहलुओं को लेकर विचार किया। प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस का सर्वे पूरा हो चुका है, वहीं पर्यवेक्षक उपचुनाव को लेकर दौरा अब करेंगे। केदारनाथ उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों अब चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है? मंगलवार को केंद्रीय चुनाव आयोग ने केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव की तारीख का ऐलान किया। 20 नवंबर को केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। 22 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। केदारनाथ की सियासी जंग दिलचस्प होने जा रही है, ये तय है। तभी तो कांग्रेस और बीजेपी के अंदर अब तैयारी तेज होने लगी है। बीजेपी विधायक शैलारानी रावत के निधन से केदारनाथ सीट खाली हुई। ऐसे में बीजेपी के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव भी है और उसे अपनी सीट को फिर से जिताना भी है। बद्रीनाथ और मंगलौर में हुई विधानसभा चुनाव में हार बीजेपी के लिए एक बड़ी सिरदर्द साबित हुई। ऐसे में इस बार केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी को हर हालत में चुनाव जीतना होगा। चुनावी तैयारियों के बीच बीजेपी और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती जिताऊ उम्मीदवार की तलाश है। दावेदारों की बहुत लंबी लिस्ट है और ऐसे में एक चेहरे पर दांव लगाना है। राजनीतिक मंथन और चिंतन दोनों दल में जारी है। बीजेपी के पास दिवंगत विधायक शैलारानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत है, जिनके पास मां की विरासत और उन्हीं के साथ सिंपैथी वोट भी। वहीं दूसरी तरफ पूर्व विधायक आशा नौटियाल, जिनके पास अपना वोट बैंक है और क्षेत्र में मजबूत चेहरा भी। तीसरे नंबर पर कुलदीप रावत, जो 2022 के विधानसभा चुनाव में बागी होकर चुनाव लड़े और दूसरे नंबर पर रहे, यानी सबसे मजबूत चेहरा। वहीं राज्य मंत्री चंडी प्रसाद भट्ट भी दावेदारों की लिस्ट में अपना नाम लिखवा चुके हैं। इसी तरह कांग्रेस खेमे का जिक्र करें तो पूर्व विधायक मनोज रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल का नाम भी चर्चाओं में चल रहा है। इसीलिए सियासी दल दावेदारों में जिताऊ कैंडिडेट की तलाश कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि हमारी तैयारी पूरी है। 1-2 दिन में प्रत्याशी का पैनल केंद्र को भेज दिया जाएगा। जो भी प्रत्याशी होगा सब मिलकर उसे चुनाव जितवाएंगे। देखिए, जैसे ही निर्वाचन आयोग चुनाव घोषित करता है, उसके बाद हमारी स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है। हम अपने नामों का पैनल हम केंद्र को भेजते हैं। केंद्र उसके बाद विधिवत रूप से जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसकी अपनी बैठक करता है और उसके बाद विधिवत रूप से प्रत्याशी की घोषणा होती है। उसी पद्धति के आधार इसी चुनाव में पद्धति अपनाई जाएगी। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भी जोश में है। कांग्रेस का कहना है कि पिछले 2 उपचुनाव जीतकर कांग्रेस ने प्रदेश में रिकॉर्ड बनाया। प्रदेश में पहली बार राज्य सरकार उपचुनाव हारी। ऐसे में कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ केदारनाथ विधानसभा चुनाव लड़ने की हुंकार भर रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है उसे कहने का अधिकार है, लेकिन केदारनाथ के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं, जिस तरीके से सरकार 4 धाम यात्रा को संचालित करने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है और केदारनाथ धाम को जो है दिल्ली में स्थापित करने का कार्य जो है सरकार ने किया, सोने का प्रकरण वहां पर है, ये तमाम मुद्दे हैं और इसके अतिरिक्त महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है और इसके साथ साथ कानून व्यवस्था है। तो ये तमाम विषय हैं। इन तमाम विषयों को लेकर के हम लगातार लोगों से जनसंवाद भी कर रहे हैं और केदारनाथ के लोगों का जो रुझान मुझे लगा है वो इस उपचुनाव में निश्चित रूप से सरकार को सबक सिखाना चाहते हैं। केदारनाथ चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी जहां केदारनाथ सीट को खुद की सीट बताते हुए जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके से बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में पार्टी ने
रणनीति के तहत मुद्दों को उठाया, उसी तरह से केदारनाथ सीट में भी कांग्रेस जीतेगी। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव में नतीजा किसके पक्ष में आता है। खैर जो भी हो, इस चुनाव के नतीजे देश की सियासत पर भी असर डालेंगे, क्योंकि मसला केदारनाथ का है। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। वहीं उत्तराखंड में पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण क्षेत्र मसूरी में कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति द्वारा चाय में थूक कर उसे बेचने का मामला सामने आया था, जिसके बाद से सरकार लगातार इस तरह के थूक जिहाद पर कड़े रुख का इख्तियार करते हुए नजर आ रही है। इस बात पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड एक शांतिप्रिय प्रदेश है और यहाँ के नागरिक शुद्ध और सौम्य व्यवहार के हैं, लेकिन अगर कोई इस तरह की अमानवीय कृत्य कर दूषित मानसिकता दर्शाता है तो चाहे वो अन्य प्रदेश से आया हुआ हो या इसको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि इसको कुछ लोग धार्मिक आधार पर भी देख रहे हैं, लेकिन मैं इसे मानवीय आधार पर भी देख रहा हूं। मैं तो इसको बहुत दुखद भी मानता हूं और मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या ये नेटवर्क काम कर रहा है, क्या कोई व्यक्तिगत इस रूप में काम कर रहा है। लेकिन मैं एक ही बात कह सकता हूं कि ये प्रवृत्ति किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं की जा सकती। लोग इसे जाति धर्म के आधार पे देखते हैं, मैं तो इसे मानवीय आधार पे भी देख रहा हूं। क्योंकि नोएडा में एक घटना सुनी कि वहां पे कोई एक व्यक्ति यूरिन लेके खाद्य पदार्थ में डाल रहा है, खाना बना रहा है तो उसमें रोटी में थूक डालने का काम कर रहा है। मसूरी में घटना हुई तो चाय में थूक डाल के उसे बेच रहा है या कुछ भी कर रहा है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। आखिर ये हमारी देवभूमि से स्वीकार नहीं करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत साफ शब्दों में कहा है, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे इस प्रकार का थूक जिहाद हो, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। और हम लोग जो उत्तराखंड के लोग हैं, देवभूमि के जो लोग हैं, उनकी सोच बहुत साफ सुथरी है। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से सचिवालय में मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है। इसके जरिए उन्होंने अशासकीय कॉलेजों में कर्मचारियों की कमी का मुद्दा उठाया है। सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अशासकीय महाविद्यालयों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इस संबंध में 16 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य के प्रमुख शिक्षण संस्थान डीएवी, डीबीएस और एमकेपी समेत सभी शासकीय अशासकीय महाविद्यालयों में साल 2019 से नियुक्तियों पर पाबंदी है। सरकार की ओर से समय पर अनुदान जारी करने में देरी के कारण कभी-कभी शिक्षकों और कर्मचारियों को 4-4 महीनों तक वेतन नहीं मिलता है। डीएवी में कुल 143 स्वीकृत पदों में से 56 पद शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, जबकि एमकेपी की बात करें तो 63 पदों में से सिर्फ 40 पद खाली है। कई शंकाओं में शिक्षक ना होने के कारण बच्चों को एंट्री नहीं मिल पा रही है। खबर रुड़की से है, जहां रुड़की में नकली और प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री की शिकायतों के बाद ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती के नेतृत्व में छापेमारी का सिलसिला जारी है। छापेमारी के दौरान कुछ दवाइयों के सैंपल लिए गए, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। दरअसल बीते दिन साफ सफाई और कई अनियमितताओं के कारण कुछ मेडिकल स्टोर्स पर ताला लगाया गया था। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि रामपुर चुंगी स्थित मेडिकल स्टोर पर निरीक्षण किया गया, जहां कुछ दवाइयों के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए फिलहाल भेजा गया है। कि कहीं पर नकली दवाइयां बेची जा रही हैं, कहीं पर नशे की दवाइयां जो है बिना प्रिस्क्रिप्शन के दी जा रही है। इसी के रिगार्डिंग मेरे द्वारा कल भी और आज भी यहाँ पर विजिट किया गया
और ये आज मैं यहाँ पे आई हूँ। कल मैं यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे ऑनर्स नहीं थे तो दुकान मेरे द्वारा बंद कराई गई थी, और आज इन्हें बुला करके जो इनके समक्ष मेरे द्वारा 4 दवाइयों के सैंपल लिए गए हैं, ताकि पता चल सके कि यहाँ क्षेत्र में किस टाइप की दवाइयां बिक रही हैं। ये होलसेलर है, यहाँ पर अन्य भी जो होलसेलर हैं उनके यहाँ से भी दवाइयां जो है सैंपल जांच हेतु भेजे जाएंगे। और जो कुछ मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जहां पर कि बच्चों द्वारा जो है दुकान का संचालन किया जा रहा है, तो ऐसे में एक बार उन्हें सचेत किया जाता है कि वो लोग अपनी इस गलती को सुधारें, और अगर वो अपनी गलती को नहीं सुधारते हैं तो उनका लाइसेंस जो है निरस्त करने की संस्तुति की जाएगी। यही मिलती है कि कहीं पर जो है फार्मासिस्ट नहीं है, कहीं पे जो है दुकान पे मालिक भी नहीं है, फार्मासिस्ट भी नहीं है, बच्चे जो है प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ये गलत है और ये नियम के विरुद्ध है। तो ये शिकायतें जहां पर भी मुझे मिलती हैं तो एक बार मेरे द्वारा उन्हें सचेत किया जाता है, और अगर नहीं मानते हैं तो फिर उनकी लाइसेंस कैंसिल करने के साथ जो है। फिलहाल जो कलियर की आप बात करेंगे, कलियर में लगातार मेरे पास ज्यादा शिकायतें आती है। वहां पर मेरे द्वारा जो भी लाइसेंस प्रेजेंटली दिए जा रहे हैं वो फार्मासिस्ट को ही दिए जा रहे हैं, और फार्मासिस्ट का राइट भी है कि लाइसेंस तो कोई भी ले सकता है अगर अप्लाई कर रहा है, बट वो कैसे चला रहा है, किस नियमों का फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये बाद में देखने की बातें होती है। क्योंकि जो दवाइयां होती है, कई दुकानें ऐसी मिलती है जहां पर स्टोरेज सही नहीं होता है, और बहुत सारी दवाइयां बहुत सारी कॉस्टली होती है, तो उनको एसी चाहिए होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर चाहिए, उनको स्टोरेज नहीं मिल रहा है। तो मेरे द्वारा ये भी लोगों को सचेत किया जा रहा है कि वो लोग समुचित जो तरीके से है उनका स्टोरेज करेंगे, और दवाइयों की जो गुणवत्ता है वो कम ना हो। वहीं शरद पूर्णिमा के मौके पर हरिद्वार में गंगा स्नान करने वालों की भारी भीड़ दिखी। दूर दूर से गंगा स्नान कर पुण्य की लालसा और मोक्ष की कामना के लिए श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे थे। शरद पूर्णिमा स्नान पर्व पर गंगा स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है, और ये माना जाता है कि इसी के साथ सर्दी का मौसम भी शुरू हो जाता है। शरद पूर्णिमा स्नान के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। वैसे भी इस समय हरिद्वार में गंगा बंदी चल रही है, और इस वजह से हर की पैड़ी पर गंगा में जल बहुत कम है। गंगा में जल भले ही कम हो, मगर श्रद्धालुओं की श्रद्धा गंगा जल की कम याद मात्रा पर भारी पड़ रही है। शरद पूर्णिमा जो अपने अश्विन मास की पूर्णमासी है, इसको शरद पूर्णिमा कहलाते हैं। इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन तो चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। जिन लोगों को भी मन से संबंधित किसी प्रकार के विकार हो, हमारे शरीर में सबसे अधिक जल है, जल संबंधी कोई तत्व परेशान कर रहा हो, शरीर के अंदर व्याधि हो, लोगों के मन में पति पत्नी के बीच में, परिवारजनों के बीच में, या अपने व्यापारिक गतिविधियों के बीच में लोगों से मनमुटाव जिन लोगों का रहता हो, उन लोगों के लिए आज का उपवास करने के पश्चात चंद्रमा को अर्घ देके खीर बना के और चंद्रमा की किरणें उसमें डालने के बाद भगवान शिव को भोग लगा के जो अर्पण करके भोजन कर ले, आप ये समझ लीजिए चंद्रमा का किसी भी प्रकार का दोष उसका समाप्त हो जाता है, और लोगों के बीच में उसकी ख्याति इतनी बढ़ जाती है कि जैसे चंद्रमा बढ़ता है तिल तिल करके, ऐसे ही व्यक्ति का सम्मान बढ़ने लगता है। आज के दिन एक विशेष बात और है, आज के दिन लक्ष्मी जी इस धरती पे चंद्रमा की किरणों में विराजती हैं। जो ध्यान करती हैं कि जो आज लक्ष्मी जी का ध्यान कर रहा है, जो लक्ष्मी जी का पूजन कर रहा है, उन लोगों को लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आज के दिन प्राप्त होती है। इसलिए आज की रात्रि में विशेष पवित्रता का ध्यान रख के जो स्त्री या पुरुष उपवास करते हैं और चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात जो आज चंद्रमा को खीर, भगवान शिव को खीर अर्पण करने के पश्चात भोजन करते हैं, लक्ष्मी की कृपा भी उनको प्राप्त होती है। और लक्ष्मी की कृपा के बगैर व्यक्ति को न तो रूप मिलता है, न सौंदर्य मिलता है, न सम्मान मिलता है, न धन मिलता है। और आज शरद पूर्णिमा पर स्नान करने का बड़ा महत्व है। इससे घर में सुख शांति, ग्रह क्लेश और ढेर सारी जो शांति मिलती है वो गंगा स्नान के बाद मिलती है। यहाँ पर आने से लोग तरह तरह की अपनी मन की इच्छा को लेके आते हैं, और सब लोगों की इच्छा यहाँ पे आके पूरी होती है। पानी कम है, कुछ समस्या है पानी की भी, तो समस्या तो है जी, कम पानी है। तो मैं मानती हूँ ऐसे कि लाभ ऐसे कुछ नहीं, लेकिन मेरी श्रद्धा है गंगा जी पे, इसके लिए वो तो हो ही जाएगी गंगा मैया की कृपा से।
वहीं मसूरी नगर पालिका द्वारा मसूरी में गीले और सूखे कूड़े को निस्तारण को लेकर मसूरी टिहरी बाईपास रोड IHD बिल्डिंग के पास 1 करोड़ रुपए की लागत से MRF केंद्र और बायोमीथेन का निर्माण कराया गया था, जिसका शुभारंभ नवंबर 2023 में किया गया था। लेकिन वर्तमान में MRF सेंटर का सूखे कूड़े का निस्तारण सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो वहीं बायोमीथेन प्लांट पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। MRF सेंटर के सूखे कूड़े का अंबार लग गया है, जिससे गंदगी चारों तरफ फैली हुई है। वहीं दूसरी तरफ बायोमीथेन प्लांट पूरी तरीके से ठप होने के कारण गीला कूड़े का निस्तारण भी नहीं हो पा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से मसूरी में ये कूड़े का ढेर और ना ही कूड़े का निस्तारण हो पा रहा है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।